गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए हैं इसके सारणी के। आज 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। साथ में 1-2 प्रश्न कराऊंगा। ऐसे प्रश्न जहां पर ये कुछ एक प्रश्न में गुणधर्म प्रयोग हो रहा है और एक प्रश्न में गुणधर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। और आने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्रश्न इस प्रश्नावली में आ रहे हैं, वो उनमें से एक प्रश्न आपका 4 नंबर में या 6 नंबर में पेपर में पक्का आता है। उस प्रश्नावली से पक्का आता है जो प्रश्नावली आने वाली है। ठीक है, यानी ये उदाहरण और गुणधर्म, यहीं से आपका महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, चौथा गुणधर्म क्या है? चौथी प्रॉपर्टी, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा कर दिया है। के का मतलब है कि 2, 3 कोई भी संख्या, 4, ठीक है, 3/2 कोई भी संख्या हो सकती है। अगर उससे हम लोग किसी सारणी के एक स्तंभ या एक पंक्ति, किसी एक की बात कर रहे हैं, पूरे सारणी को नहीं, सिर्फ एक पंक्ति को, किसी एक पंक्ति को अगर आपने के से गुणा किया हो, तो जो उसका मान है उसमें वो भी क्या होता है, के से गुणित हो जाता है। इसका मतलब समझना, ये एक आपको दिया गया है एक सारणी। पहली पंक्ति में हर किसी को के से गुणा किया है, यानी हर किसी को हमने अगर 4 से गुणा किया हो, तो अगर इसका मान हमें निकालना हो तो हम इन सब में से 4 को बाहर ले लेंगे, यानी इस के को बाहर ले लेंगे और अंदर यहाँ तीनों से हट जाएगा के। अब ध्यान दो, यहाँ से आपको 1-2 चीज़ें याद रखने वाली हैं, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो पेपर के समय में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आपको एक यहाँ पर आव्यूह दिया होता और हर किसी को अगर के से किया होता, तो एक के बाहर आता। अगर हम हर किसी अवयव में से लाते, जैसे यहाँ भी के होता, यहाँ भी, लेकिन ये आव्यूह होता। आव्यूह होता तो पूरा सभी में से सभी के बदले एक ही के बाहर आता। ठीक है? लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, किसी सारणिक पे कर रहे हो, तो एक के यहाँ से बाहर आता, एक के इसमें होता तो इससे भी आता और एक के यहाँ से भी आता, यानी के क्यूब हो जाता। समझ रहे हो? सारणिक में किसी एक पंक्ति में जो चीज़ कॉमन होती है वो बाहर आ जाती है, और जबकि आव्यूह में जब पूरे सभी अवयवों में, जितने भी अवयव उसके अंदर हैं, सभी अवयवों में वो चीज़ हो, तो एक बार बाहर आती है। इसमें अगर सभी में हो तो एक बार पहली पंक्ति से आएगी, एक बार दूसरी पंक्ति से और एक बार तीसरी पंक्ति से। सारणी की एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, जिसमें आपको एक पंक्ति में देखना होता है कॉमन, और उसको आप बाहर ला सकते हो। लेकिन आप आव्यूह में, आपको पूरे आव्यूह में देखना पड़ेगा। तो समझ गए होगे। एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नामा, ये सारणी है, इसका मान निकालिए कह रहा है। अब ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे। कौन सा गुणधर्म लग रहा है ये आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 102 जो है इसको तोड़ सकते हैं, 18 को भी तोड़ सकते हैं, 36 को भी। तो हमने इसको 17, 6, 102 करके तोड़ा, 6 तियाँ 18 तोड़ा, 6 6 36 तोड़ा। फिर हमने देखा कि 6 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो हमने कहा इन तीनों में से एक 6 को हम बाहर ला सकते हैं, तो बाहर ले आए एक 6 को। ये 6 है, ले आए। अंदर क्या बचा? अब यहाँ से 6 हट जाएगा, यहाँ से और यहाँ से हट जाएगा। जो बचा उसको लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति तो एक जैसी है, और हमने गुणधर्म 3 में पढ़ा था कल कि अगर दो पंक्तियाँ एक समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो यानी इतने का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और 6 आगे है, 6 गुणा 0 करोगे तो 0 ही आएगा। यानी ये आपका उत्तर, इस सारणी का मान 0 आ जाएगा। समझ गए। यहाँ पे मैंने R1 बराबर R3 लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन ऐसा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख दोगे गुणधर्म, कौन से गुणधर्म से ये चीज़ हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर गुणधर्म 5 की ओर। गुणधर्म 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं प्रयोग होता है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन जहाँ ये प्रयोग होता है वहाँ कोई दूसरा गुणधर्म प्रयोग नहीं हो सकता। और ये गुणधर्म प्रश्न को इतना आसान बना देता है, अभी आप इसका उदाहरण जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अधिकतर आपके जो ऊपर के 4 गुणधर्म थे यही प्रयोग होते हैं। पांचवा कहीं कहीं होता है और छठा तो कहीं भी प्रयोग नहीं होता। फिलहाल इस वाले आपके साल में तो प्रयोग नहीं होगा, और होगा भी तो कहीं एक प्रश्न पे कहीं हो गया तो प्रयोग तब की बात है। ठीक है, फिलहाल हमें छठे गुणधर्म का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 ही गुणधर्मों से हम लोग प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में हो, मतलब आपके पास एक सारणी है, ये डिटर्मिनेंट, इसमें कोई भी एक पंक्ति, ये एक पंक्ति है, ये योग के रूप में लिखी गई है, a+b करके, यहाँ पर भी 2a+4 करके, 3a+5 करके। ठीक है, अगर इस तरह से लिखी गई है तो इसको योगफल के रूप में व्यक्त की गई हो, तो आप सारणी को कैसे लिख सकते हो? दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो वो मैं समझाता हूँ। अब देखिए नीचे आपको ये एक आपको सारणिक दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए पहली पंक्ति में आपको दिख रहा है कि इन अवयवों को योगफल के रूप में लिखा है, a1 प्लस लैम्डा वन, a2 प्लस लैम्डा टू, a3 प्लस लैम्डा थ्री। तो इसको आप दो, इस पूरी सारणी को आप दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हो, इतना प्लस इतना। कैसे?
पहले सारणिक में आप लोग जो जोड़ा गया है इसको हटा दोगे और बची हुई चीज़ों को आप लिख दोगे, ठीक है। प्लस दूसरे वाले में जो ये छोड़े थे इनको लिखोगे पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में वही जो पहले था, और तीसरी पंक्ति में जो पहले था वही। यहाँ ऐसा नहीं है आप सारणिक की बात कर रहे हो, आव्यूह की नहीं। आव्यूह होता तो फिर तो आप कहते B1 और B1 को जोड़ेंगे तो हम 2B1 आ जाएगा, लेकिन ये सारणिक में नहीं होता है, आव्यूह में होता है। सारणिक में यही होता है कि अगर कोई पंक्ति दो अवयवों के संयोग के रूप में लिखी हो, तो उनको जब दो सारणिकों में लिखोगे तो पहले सारणिक में एक हिस्सा आएगा और दूसरे सारणिक में दूसरा वाला हिस्सा आएगा। बाकी की पंक्तियां सेम की सेम दोनों अवयव दोनों सारणिकों में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सारणिक में आ गई एक में 0 0 आए। समझिए, काफ़ी आसान है। जो ये अवयव हैं इनसे ही दो सारणिक बन रहे हैं। पहले सारणिक में पहला वाला अवयव आएगा तीनों का, दूसरे सारणिक में दूसरा वाला अवयव आएगा, ठीक है। और साथ ही बचे हुए अवयव जो भी हैं वो वैसे के वैसे दोनों सारणिकों में आएंगे। तो इसका प्रयोग होता है, कैसे होता है ज़रा देखिए। आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना बराबर 0। आपको दूसरी पंक्ति दिखी कि ये 2 के योगफल के रूप में है, तो आपने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति से दो अवयव बनाएंगे, दो सारणिक बनाएंगे। तो पहले में हमने ये ए वाले हिस्से को लिया, ए बी और सी को, दूसरे वाले में 2x 2y और 2z को। बाकी ऊपर की और ये वाली पंक्तियाँ जैसी हैं यहाँ पर वैसे ही दिखती, ठीक है, इस गुणधर्म से, पांचवें गुणधर्म से। फिर आपको पता है यहाँ देखिए ए बी सी दो पंक्तियाँ एक समान हैं, तो इसका मान 0 होगा, 0 लिख दिया। यहाँ पर देखिए आपको दूसरी पंक्ति में 2 2 2 दिख रहा है तीनों जगह, तो उस 2 को बाहर ला सकते हो आप, गुणधर्म 4 में पढ़ा था आपने, तो बाहर ले आए और जो बचा उसको लिख दिया। फिर हमने देखा कि ये दोनों पंक्तियाँ भी एक समान हैं, तो इसका मान भी 0 होगा, 0 लिख दिया। 2 गुणा 0 0, 0 धन 0 0। तो समझे कितना बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है और उत्तर इतना छोटा सा आ रहा है। दर्शाना है इसलिए हमने एलएचएस लिया और आरएचएस में 0 निकालना है तो 0 निकाल दिया। तो देखिए ये कहीं कहीं प्रयोग होगा जहाँ पर आपको इस तरह से योग के रूप में दिखेंगे दो अवयव, ठीक है। बाकी जगह पर आपको प्रयोग करने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। तो बस इतना सा समझ। आगे बढ़ते हैं। लास्ट गुणधर्म थोड़ा अजीब सा लगेगा गुणधर्म, क्योंकि है ही थोड़ा अजीब सा, लेकिन इसका प्रयोग करने की कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं है। लिखा क्या है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति के स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। यानी दो सारणिक, एक सारणिक ये है, इस सारणिक को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इसमें है पहले वाले पहली पंक्ति में हम तीसरी पंक्ति को जोड़ दें, लेकिन तीसरी पंक्ति का गुणज जोड़ें। यानी तीसरी पंक्ति को मैं कह दूं कि पहली पंक्ति में आप तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके जोड़ दो, तो आप लिखोगे A1 + 2C1, A2 + 2C2, A3 + 2C3 पहली पंक्ति की जगह, बाकी वैसे ही रहेंगे। तो जब आप इसका उत्तर और इसका उत्तर निकालोगे तो दोनों का उत्तर यहाँ पर और यहाँ पर जो आएगा वो बराबर आएगा। आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, पहली पंक्ति ये है, तीसरी ये है, तीसरी को हमने K से गुणा किया, ठीक है, और पहली में जोड़ के लिख दिया। दिख रहा है, पहले अवयव में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और K से गुणा किया है हमने बाद वाली पंक्ति को। और फिर जो अवयव, ये जो सारणिक बना और ये सारणिक, दोनों को हल करके निकालोगे आप उत्तर, तो दोनों उत्तर क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसकी कहीं आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये एक्स्ट्रा एडवांस के लिए है कि जब कहीं पर अगर ऐसा करने की किसी के दिमाग में ऐसी क्रिएटिविटी आए तो वहाँ पर वो कर सकता है, लेकिन अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब ये ऐसा प्रश्न दिया गया है जो आप देख रहे हैं, जिसमें आपका कोई भी गुणधर्म प्रयोग नहीं होने वाला है। यानी इस प्रश्न को अगर आप देखोगे कि इतना बराबर ए क्यूब सिद्ध कीजिए कह रहा है, यानी इतने बड़े हिस्से को हल कीजिए और ए क्यूब निकालिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप कह रहे हो कि गुणधर्म से करो और ये 6 गुणधर्म सीखो, उन 6 गुणधर्म के अलावा एक और तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको, 7वां। उन 7 तरीके के अलावा कोई और तरीका प्रयोग नहीं करोगे आप। अगर आप कहोगे कि हम सिंपल तरीके से कर लें, ए को लें फिर ये आएगा, माइनस इसको लें ये आएगा, फिर इसको लें और ऐसे लंबा हल करके उत्तर निकालें ये, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इन गुणों कर धर्मों का प्रयोग करना है या प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करना है, और आपको सीधे सीधे हल नहीं करना है जैसा कि आप पहली वाली प्रश्नावली में कर रहे थे। सीधे आपको हल करना, आप वहाँ पर उसको निकालना सीख रहे थे, उस सारणी को हल करना। यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे, इसको छोटे से छोटा बनाकर उसके बाद उत्तर निकालोगे, फिर वो जैसे आप खोलते हो वैसे ही खोलोगे, लेकिन इसको छोटे से छोटा बनाओगे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ कोई भी गुणधर्म नहीं लग रहा। आप कहोगे कि योगफल के रूप में लिखा हुआ है, इनको हम लिख सकते हैं अलग करके, लेकिन अगर आप इसको अलग करके 2 3 सारणिकों के रूप में लिख दोगे तो तीनों को हल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 के योगफल के रूप में है।
तो 3 बार में लिखना पड़ेगा तो काफ़ी टफ होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तरीका लगाते हैं जो कहीं नहीं लगाया, जो हमने पीछे लगाया था कहाँ, जहाँ पर हम नीचे के तीनों को जीरो बनाते थे और फिर ऊपर के तीनों को जीरो बनाते थे। इससे क्या होगा कि काफ़ी सारे अवयव जीरो हो जाएंगे, उससे हमारा उत्तर निकालना आसान होगा। लेकिन हमें ऊपर इसमें किसी एक ही के को जीरो बनाना है, या तो नीचे के तीनों को जीरो बनाओ या ऊपर के तीनों को, आपकी मर्जी। तो हमने सोचा कि ऊपर के तीन में, तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये इतने बड़े बड़े हैं। नीचे के तीन में देखिए 2a सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो नीचे के तीन हमको छोटे लगे, आप चाहो तो ऊपर के तीन को भी बना सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं इस 2a 3a को बनाऊंगा और फिर इसको बनाऊंगा, इन तीनों को बनाता हूँ जीरो। और आपको तरीका सिखाया गया है, आप इसको जीरो बनाओगे पहले, फिर इसको, फिर इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस 3a को जब जीरो बना रहे हैं तो a के साथ में बनाएंगे। इस फर्स्ट वाली पंक्ति को R1 को 3 से गुणा करके अगर R3 में से घटा दोगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी R2 का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम R2 को भी साथ में लगा सकते हैं। आप चाहो तो एक बार R3 को लगा लो, एक बार R2 को लगा लो, लेकिन आप चाहो तो दोनों को साथ में, क्योंकि इसको भी आप इसमें से 2 से गुणा करके अगर घटाओगे तो जीरो आ जाएगा। तो हमने ये काम एक साथ किया है कि R2 में से R2 माइनस 2R1 किया है और R3 में से R3 माइनस 3R1 किया है। लेकिन ये R2 और R3 जो हम कर रहे हैं ना, आपस में नहीं जुड़े हैं कभी भी। यहाँ अगर R3 में से हम R2 को घटा के निकाल रहे होते तो फिर हम R2 को R1 में से नहीं कर सकते। यानी हमारा क्या है कि जो R3 R1 से जुड़ा है, R2 R1 से जुड़ा है, यानी आपस में नहीं जुड़े हैं ये। तो इसलिए हमने दोनों को साथ में लगा दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, R1 पे कोई नहीं किया है तो R1 को ऐसे लिख दिया, R2 पे किया है R2 माइनस 2R1, इसमें से 2 से इसको गुणा करके किया तो 2a माइनस 2a जीरो, इसमें से इसको 2 से गुणा मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करोगे तो 3a में से 2a घटाया तो a आया, और 2b में से 2b घटाया तो जीरो आया। उसके बाद इसमें से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तीनों अवयवों को, और 4a में से 2a घटाओगे तो a आएगा, ठीक है 2a आएगा, और 3a में से 2b घटाओगे तो b आएगा, और 2c में से 2c घटाओगे जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको भी किया है, ठीक है। तो ये आए हैं अवयव, ये आप करके देख लेना, ये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, अब ये दो तो जीरो बना दिए, इसको भी जीरो बनाना पड़ता है, तभी ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको जीरो बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दिया, तो R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2 कर दिया। तो अब हुआ क्या कि हमने लगाया है R3 पर, तो R1 और R2 वाली पंक्तियाँ ऐसे ही उतरेंगी, और यहाँ पर जीरो में से आप इसको कितने से गुणा करके भी घटाओ जीरो ही आना है। 3a माइनस 3a जीरो, 7a प्लस 3b में से 3 से करोगे तो 6a प्लस 3b आएगा, तो 7 में से 6a आएगा, और 3b जीरो हो जाएंगे। तो इतना आ गया। अब ये तीन नीचे के जीरो हो चुके हैं, अब आप इसको आसानी से अपनी नॉर्मल विधि से हल करो। अब मैं यहाँ पर देखिए पहले स्तंभ को लेके कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले स्तंभ में ये दो जीरो हैं, तो मुझे सिर्फ इसी को हल करना पड़ेगा, ये दो तो अपने आप जीरो आ जाएंगे। अगर मैं पहली पंक्ति को ले लेता, तो पहली पंक्ति को लूँगा तो मुझे इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा और इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा, तब मैं इसको लूँगा तो आसान रहेगा। तो मैं इस बार पहले स्तंभ को ले रहा हूँ, यानी जब मैंने पहला अवयव ए लिया, ठीक है, तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपाए और इनको लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा अवयव माइनस जीरो, क्योंकि इसका स्थान क्या है, A 2 1 है, 2 + 1 3 होता है, माइनस 1 की घात 3 ऋणात्मक होगी, तो माइनस जीरो लिया, और इसको छिपाकर ये 4 बचेंगे, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बाद में जीरो से ही गुणा होना है तो जीरो ही आएगा। फिर तीसरा अवयव लिया, ये छिपेंगे और ये बचेंगे, चाहो तो यहाँ ये लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। उसके बाद ए रहा, इन दोनों गुणा किया A² माइनस इन दोनों किया तो जीरो से करने पे जीरो, और ये दोनों जीरो जीरो ही आने हैं तो हट गए। अब a और A² गुणा होंगे तो A³ आएगा, और आपको RHS में उत्तर क्या निकालना था, A³ निकालना था। तो इस तरह से हमने ये किया, ठीक है। ये कौन सा तरीका है, ये आपका 7वां तरीका है। जब आपके 6 के 6 गुणधर्म नहीं लग पाते किसी प्रश्न में, और आपको लगता है कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो आप ये तरीका अपनाओगे तो आपका प्रश्न सही माना जाएगा। ये पहले इन दोनों को जीरो करोगे, चाहो तो एक ही स्टेप में कर लो, चाहो तो एक बार इसको लगाओ फिर दूसरी बार इसको लगाकर 2 स्टेप में करो, तो यही आएगा। उसके बाद आप इस वाले अवयव को जीरो बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जितने बचेंगे इन सभी को हल कर दोगे, जो बचेगा, ठीक है। और कैसे हल करोगे, जिस वाली पंक्ति या जिस वाले स्तंभ में अधिक जीरो होंगे, जैसे यहाँ पे अधिक जीरो हैं, तो इसी वाले स्तंभ को लोगे। अगर मान लो कि आप कहते हैं कि सर इस वाले पंक्ति को भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहला जीरो है, दूसरा जीरो है, तीसरा ए है, तो आप इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी आसान हो जाएगा कि दो अवयव जीरो आ जाएंगे, एक ही वाले को हल करना पड़ेगा, तब भी उत्तर AQ ही आएगा। समझे। तो ये 7वां तरीका था, ये भी सीख लेना। और 6 तरीके ऊपर के 6 जो आपके क्या हैं, जितने भी आपके गुणधर्म है 6 के 6 याद रखो,
और ये जो पिछला प्रश्न कराया है इसको ध्यान रखो। इससे आपके सारे प्रश्न बन जाने वाले हैं इतने से, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। अब आपसे कह रहा है कि इतना बराबर इतना जीरो सिद्ध कीजिए, तो आपने कहा चलिए फिर करते हैं इसको। अब आपके पास दिमाग में आपके पहले ये आया कि इसको हम दो अवयवों के योग के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से कोई फ़ायदा होता नहीं। जैसे हम लिख के देखते हैं, एक्स वाई जेड, एक बार मैंने पहला पहला लिया, ठीक है, बाकी अवयव सेम रहने दिए, जेड एक्स वाई 1 1 1, प्लस दूसरे वाला अवयव लिया दूसरी बार में, वाई जेड एक्स, और यहाँ जेड एक्स वाई 1 1 1। अब बताइए क्या कुछ दिख रहा है आपको? क्या दो पंक्तियाँ कोई सेम दिख रही हैं? मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि एक्स वाई जेड है, ये जेड एक्स वाई है, ऐसा नहीं हो सकता, सेम होनी चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वाई जेड एक्स है, ये जेड एक्स वाई है, तो आगे पीछे अवयव हैं, सेम नहीं है, तो इसलिए इसका मान भी जीरो नहीं, इसका भी नहीं हो सकता, तो फिर इसको हम इतना लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये विधि हटा दी। फिर हम आए, हमने सोचा कि ये 1 1 1 है, अगर मैं कोई एक पंक्ति एक जैसी बना दूँ, या तो ये दो पंक्तियाँ एक जैसी बना दूँ कोई सी भी, तो उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति में दूसरे को जोड़ दिया, R1 में R2 को जोड़ दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एक जैसे आ गई, और ये वाले ऐसे ही रहे पंक्तियाँ दोनों। अब उसके बाद हमको पता था कि अगर किसी पंक्ति में एक जैसे अवयव दिखें तो उसको बाहर ले सकते हैं, ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा। देखिए ये करने का यही एक रीज़न था कि आपके पास पहली पंक्ति और लास्ट पंक्ति अब एक जैसी आ गई है। तो अब आपको पता है कि गुणधर्म 3 में बताया गया है कि दो पंक्तियाँ सेम, तो उस वाले सारणिक का मान जीरो, तो जीरो लिख दिया, इसको ऐसे रहने दिया, और जीरो से गुणा करोगे तो आप जीरो ही उत्तर आएगा। तो समझ गए? तो देखिए यहाँ पर ये गुणधर्म प्रयोग किया है, लेकिन बहुत दिमाग लगा के प्रयोग किया है। जब भी आपको ऐसा वाला प्रश्न दिखे एक्स वाई जेड वाला, तो ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ एक्स यहाँ वाई और यहाँ जेड दिख जाए, ठीक है, तो तब भी आप तीनों को जोड़ लोगे तो ऐसा आ जाएगा आपका, तो एक पंक्ति एक 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 आ जाएगी, उससे आपका आंसर करने में आसानी होगी। आगे प्रश्न आएंगे ऐसे, तो फिलहाल जितने करा रहा हूँ उन प्रश्नों को सीखते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बाकी बचे हुए उदाहरण और प्रश्नावली शुरू करेंगे, और प्रश्नावली इस यहाँ से 11वें उदाहरण से आगे के प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो पूरी प्रश्नावली को अच्छे से सीखते हुए चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।